नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? अपना ख्याल रख रहे हैं और मेरी वीडियो रोज़ देख रहे हैं। अगर रोज़ देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी रोज़ अच्छी पढ़ाई होती रहेगी और आप रोज़ नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे थे कि मैं पढ़ा रही थी मध्यकालीन इतिहास के बारे में, और मध्यकालीन इतिहास में भी बता रही थी मैं आपको कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ और कैसे इस्लाम धर्म जो है पूरे देशों में फैल गया। तो दोस्तों, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे, तो देखिए आप। तो दोस्तों, यदि आप हार रहे हैं, आप अपने जीतने की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं, आप अपनी जीतने की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं, तो थोड़ा अपनी आदतों को बदलिए, थोड़ा अपनी आदतों को बदलिए, थोड़ा अपने विचारों को बदलिए, थोड़ी अपनी आदतों को बदलिए और थोड़े अपने विचारों को बदलिए और उन्हें बदलकर एक नई शुरुआत करें, उन्हें बदलकर एक नई शुरुआत करें। हमारा मन तो चंचल है, हमारा मन चंचल है और हमें हमें जो हमारा मन बोलता है और हम वैसा करते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों, अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में भी आवाज़ आती होगी कभी कि यार ऐसा करें या नहीं करें, करें या नहीं करें। होता होगा, आपके संग ही नहीं, वो सबके संग होता है, मेरे संग भी होता है, सबके संग होता है कि थोड़ा क्यों ना हम आराम कर लें, अभी कर लेंगे काम। तो ऐसा दोस्तों होता तो सबके साथ है, मगर हमने ऐसा नहीं करना है। हमने आगे बढ़ते जाना है, अपने लक्ष्य को पाना है और अपने लक्ष्य को पाकर अपना एक अच्छा भविष्य बनाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जैसा हम पढ़ रहे थे, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। इस्लाम धर्म का उदय हुआ पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के समय, जब उन्होंने हीरा गुफा में जाकर ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उन्हें एक राजदूत आए जो भगवान की तरफ से आए और उन्होंने उन्हें कुरान दी, जो कि मुसलमानों का बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और उसी ग्रंथ के विचारों को जब उन कबीलों के लोगों में फैलाया गया, कबीलों के लोगों को उनके विचारों को बताया गया, कुरान के विचारों को बताया गया, तो वे सब जो आपस में लड़ रहे थे वे एक साथ हो गए और उनमें से जो श्रेष्ठ व्यक्ति था, उन्होंने अपने बड़े बड़े वंश बना लिए जो खलीफा कहे जाने लगे। उस वंश के जो व्यक्ति थे वे खलीफा कहे जाने लगे, जैसे उमैयद वंश, रशीदून वंश, फिर अब्बासी वंश और ऑटोमन साम्राज्य। ये सब उन कबीलों की ही कबीलों से ही आते हैं और उनसे ही ये वंश बने और इन वंश के अंतर्गत ही आए खलीफा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति कहे जाने लगे। अब दोस्तों, खलीफा में मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कौन से वंश के थे वे थे उमैयद वंश के, सऊदी अरब से आते थे वे, और सऊदी अरब से जो आए वो और उमैयद वंश के थे। तो दोस्तों, उमैयद वंश के जो खलीफा थे वो कौन थे? वो थे दोस्तों अल वालिद प्रथम,
खलीफा कौन थे? वो अल वालिद प्रथम थे। और अल वालिद प्रथम के ही गवर्नर रहे अल हज्जाज। अल हज्जाज जो गवर्नर रहे, उनके सिपह सलार थे मोहम्मद बिन कासिम, जिनके कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। और क्यों किया? यह इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वह आर्थिक रूप से संपन्न था सिंध, और दूसरा कि राजा दाहिर जो थे सिंध प्रांत के, उन्होंने अल हज्जाज के जहाज़ों की जो उनके जहाज़ों से सामान चोरी हो गया था, उसे ढूंढने के लिए जब अल हज्जाज ने कहा तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि समुद्री लुटेरों ने अल हज्जाज के जहाज़ों को लूट लिया था जो सिंध प्रांत से जा रहे थे। तो जब उन्होंने राजा दाहिर से कहा कि आप मेरे सामान को मुझे वापस करवा दीजिए और जिन्होंने मेरा सामान लूटा है उन्हें आप दंडित कीजिए, तो राजा दाहिर ने मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या कहा? अल हज्जाज ने अपने सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि आप सिंध प्रांत में जाओ और आप वहाँ आक्रमण करो। तो उन्होंने वहाँ सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, और सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के बाद सारा सामान जो भी था उन्होंने वापस लिया, और वहाँ भी सिंध प्रांत को लूट लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। इसलिए उन्हें कहा जाता है 712 ईस्वी का प्रथम मुस्लिम अरबी आक्रांता कहा जाता है। और तभी से शुरू होती है ये जो दोस्त, तभी से शुरू क्या होती है? जो भारत में हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होता है वो तभी से शुरू हो जाता है। अरबी लोगों का आना जाना जब से शुरू हुआ तब से ही बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से अरब गई और अरब से हमारे देश में आई। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक देश से दूसरे देश में लोग आते जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, बहुत से काम वो सीखते हैं और अपने देश में उन्हें करते भी हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, मैं बता रही थी जो सिंध का राजा था दाहिर, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी देवल। और मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर ने जो युद्ध किया था उस युद्ध का क्या नाम था? रेवार का युद्ध था। फिर जब अल वालिद प्रथम मर गए, उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद सुलेमान जो था वो उमैयद वंश का शासक बना। वह मोहम्मद बिन कासिम को और अल हज्जाज को पसंद नहीं करता था और सुलेमान ने ही मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की कहानी समाप्त हो गई। अब जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो और भी लोग आए होंगे, तो अरबी लोग हमारे भारत में आए, हमारे भारत से अरब में गए, तो कैसे संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। तो ये देखिए कि इन युद्धों से क्या फ़र्क पड़ गया। इन युद्धों से ये फ़र्क पड़ा कि भारत में इस्लाम फैल गया, इस्लाम का प्रादुर्भाव हो गया। फिर दूसरा हुआ कि अरब संस्कृति फैली, अरब संस्कृति हमारे भारत में आई, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ, ऊँट पालन, भारत में ऊँट पालन शुरू हो गया। फिर खजूर की खेती और दिरहम मुद्रा भी यहाँ शुरू हो गई। भारत में जजिया कर लग गया। किसने लगाया था जजिया कर? भारत में सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और किस पे लगाया था इन्होंने? गैर मुस्लिमों पर लगाया था। याद हो रहा है आपको? होगा, अच्छे से सुनिए, जरूर होगा। तो दोस्तों, गैर मुस्लिमों पर इन्होंने जजिया कर लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इन्होंने ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर, विकलांगों पर ये जजिया कर नहीं लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिर दोस्तों,
भारत में पर्दा प्रथा आजकल देखते भी हैं आप कि कितनी मुसलमान औरतें पर्दा प्रथा करती हैं। तो वो अरबी से ही आई हुई हैं प्रथा, जो पर्दा प्रथा यहाँ भी चल रही है और हर देश में होती है। फिर दोस्तों, अब भारत से भी तो अरब में कुछ गया होगा, अरब से तो भारत में बहुत कुछ आ गया, फिर हमारे भारत से भी तो अरब में गया होगा। तो क्या गया भारत से अरब में? दशमलव प्रणाली गई। जो अल ख्वारिज्म नाम का व्यक्ति आया था, उसने ये दशमलव प्रणाली अरब ले गया। फिर जब अरब ले गया तो अरब से अबेलार्ड नामक व्यक्ति आया। अरब में अबेलार्ड नामक व्यक्ति आया, वो अपने साथ उस दशमलव प्रणाली को यूरोप ले गया। तो देखिए कैसे हमारी सारी चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, शिक्षा का, संस्कृति का, परंपरा का, हर चीज़ का आदान प्रदान हो रहा है। फिर दशमलव प्रणाली की खोज किसने की, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो आर्यभट्ट, चंद्रशेखर वेंकट रमन और अन्य गणितज्ञ भी थे, जिनकी सहायता से दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, जब इनकी सहायता से दशमलव प्रणाली की शुरुआत हो गई, तो इसके साथ ही अरबवासियों ने और क्या ले जाना चाहा यहाँ से। उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, दशमलव प्रणाली उन्होंने बना दी है, तो क्यों ना इनकी जो किताबें हैं, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उनका हम अरबी में अनुवाद करके यहाँ से ले जाएं। अब वो कौन सी अरबी किताबें थी? आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत था, चरक संहिता थी, सुश्रुत संहिता थी और पंचतंत्र था। अब ये जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है दोस्तों, ये मेडिकल से जुड़ी हुई है, जो कि किसी की भी बीमारियों में काम आती हैं। ये पुस्तकें, इनसे अध्ययन करके दवाई बनाई जाती है और फिर बीमार लोगों का उपचार किया जाता है। उस चीज़ में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता काम करती है। अब उन्होंने सोचा क्यों ना इन किताबों का हम अरबी में अनुवाद करके ले जाएं अपने साथ, और अपने देश में इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करें, जिससे वहाँ के लोग भी इन चीज़ों को पढ़ के और अपने देश का कुछ भला कर पाएँ। तो ऐसा ही इन्होंने सोचा, इसलिए ये इन किताबों का अरबी में अनुवाद करके ले गए। फिर अरब से भी हमें कुछ और चीज़ें भी मिली, जैसे मानसून और मानचित्र। मानसून और मानचित्र का ज्ञान भी हमें कहाँ से मिला? अरब से मिला। जो आजकल हम बोलते हैं कि मानसून आज का ऐसा है, आज का मानसून ऐसा है, इस शब्द का हमें जो अध्ययन करने के लिए मिला, इस शब्द का मानसून का, वो भी हमें अरबियों से मिला। फिर मानचित्र आता है, जो आजकल हम बनाते हैं, भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, उत्तराखंड का मानचित्र या अन्य भी मानचित्र जो भी हैं, वो सारी कला कहाँ से आई? अरब से आई। फिर दोस्तों, जो ये महमूद गजनवी थे, ये तुर्क जाति के थे। अब सऊदी अरब में तो मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, जिन्होंने युद्ध लड़ा और बहुत सा धन यहाँ से लूट के भी ले गए। और जो तुर्क जाति के थे महमूद गजनवी, वो थे तुर्की जनजाति के, और इनकी जो भाषा थी वो थी फारसी। जो दोस्तों मुगल साम्राज्य भी था, उनकी भाषा भी फारसी थी, क्योंकि वो भी तुर्क जनजाति से आते थे। और ये फारसी भाषा जो रही, जो तुर्क जनजाति की थी, ये कब तक रही? जब तक अंग्रेज़ों का आगमन नहीं हो गया 1600 ईस्वी में। जब तक अंग्रेज आए, तब इस भाषा को चेंज करके कौन सी भाषा यूज़ करी गई? फिर अंग्रेजी भाषा यूज़ करी गई। और जब अंग्रेजी भाषा का यूज़ किया, तब ये फारसी भाषा भारत से थोड़ी लुप्त हो गई। जो अब सारा कामकाज किस में होता है? अंग्रेजी भाषा में होता है। तो यही था दोस्तों जो मैं आज आपको बताना चाहती थी। इतने सारे मैं आपके लिए टॉपिक लाई थी, और आपको पता है सारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में किया था।
किसके ये सिपह सालार थे? अल हज्जाज के सिपह सालार थे। अब जो अल हज्जाज है वो किसका गवर्नर था? वो अल वालिद प्रथम का गवर्नर था। जो अल वालिद प्रथम था वो कौन से वंश से आता था? वो उमैयद वंश से आता था। फिर जो महमूद गजनवी है वो कौन से वंश से आता था? अब्बासी वंश में आता था वो, और अब्बासी वंश के अंतर्गत ही आता है समानी वंश, उसमें महमूद गजनवी आता था। तो इन सारी बातों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आपको समझ में ना आए तो एक बार और रिपीट करके अच्छे से सुन लीजिएगा, ज़रूर याद होगा। तो दोस्तों, मेरी आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि औरों को भी पढ़ने का मौका मिल सके, समझने का मौका मिल सके। कुछ बच्चे होते हैं जो किताब से नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें कोई समझा दे, उन्हें ऐसा शिक्षक चाहिए। तो मैं भी ऐसी ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो हैं और अपने दोस्तों को भी समझा पाऊँ, और उनके एग्ज़ाम में वो बहुत काम आए। तो दोस्तों, अपनी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।